everyone. A very warm welcome to all the great speakers in this session. Very good evening, everyone. Am I audible to you all? Good evening, Atul, Yogendra, Satya Prakash. मेरी आवाज आज तो आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दीजिए. Yes sir, everything is all right. चलिए, great. Thanks Avnish. Very good evening everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्पीकिंग की जर्नी? क्या क्या नए नए आपने व्रत लिए और उन व्रतों को पालन कर रहे हैं आप? आदतों में क्या बदलाव हुए आपके? All is well. चलो, great. Great. Okay. Good evening everyone. Fine. हाँ सर, एक शब्द में हम जवाब देंगे. सबसे बेसिक हमने वर्ड्स के साथ शुरुआत करी थी. चलो, तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और आज होपफुली हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? और आज फिर फ्राइडे है, तो आई विल गिव यू कपल ऑफ होमवर्क एज वेल, जो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है. अच्छा चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. कैन यू गिव मी वन ऑफ योर क्वालिटीज जिसकी लोग बहुत तारीफ करते हैं? आप सब बात करते हो, सब कम्युनिकेट करते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर होने आए हो, लेकिन आपकी बातचीत में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसी खास बात होगी जिसकी तारीफ लोग करते हैं. क्या है वो एक क्वालिटी? अगर आपसे पूछी जाए, ये मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे कि कैन यू टॉक अबाउट 3 क्वालिटीज या 1 क्वालिटी, तो क्या बताओगे आप? आप में सबसे अच्छी बात क्या है कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो? स्वीटी, सभी का मैसेज दिख रहा है, नाम पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. बहुत मजा आ रहा है, बहुत मुश्किल है ये. अवनीश को कहा जाता है बोल्ड इन नेचर हैं आप. ओके, हेल्पिंग नेचर. आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम है. पेशेंस, हैंड राइटिंग, माई हाइट, हिलेरियस, टू मेक अदर्स लाफ. फिर बात करके अट्रैक्ट कर लेते हैं. राज, क्या बात है भाई, राज बिल्कुल नाम वाला काम. कार्तिक, कॉमेडी करते हैं. रचित, पॉजिटिव नोट के साथ बाहर आना, मतलब आप कंक्लूजन बेहतर करते हैं. विश्वदीप इज वेरी गुड इन गिविंग ट्रिकी आंसर्स. Vidyut is asking about the pronunciation. Do not refer to dictionary hard copy. मैं उसकी बात नहीं कर रहा था. While I am saying dictionary, I am talking about online. वेबसाइट खोलो मोबाइल में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, वहां पे कानों में सुनाई देगा. विद्युत, घर में पड़ी हुई मोटी डिक्शनरी से प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं होगी. आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग. स्तुति इज सेइंग. ओके, हार्ड वर्किंग कैसे डिफाइन करोगे स्तुति? आई कैन मोटिवेट एंड डीमोटिवेट टू एनीवन. मयंक, खतरनाक मतलब. हाँ, अंजलि इज वेरी ऑनेस्ट सिंग, आई डोंट नो सर व्हाट इज द क्वालिटी इन मी. अब पता है, ये सब क्लासेस ना हमेशा जब आप ग्रुप में सामने होते तो ज्यादा मजा आता है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे थोड़ा आपको भी जान पाऊं, आप समझ भी सकें कि हाँ क्या जरूरी है. ओके. हाँ, आरआरबी में मैथ्स और रीजनिंग ही आती है. चलो, बहुत अच्छी बात है. बेस्ट लिसनिंग स्किल है नीतीश के अंदर. हेल्पफुल नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड. आई मोस्टली गिव डिफरेंट आंसर देन अदर्स. रजत इज सेइंग. ओके. वीर इज सेइंग इनोसेंट. सर, लोग मुझे फौलादी बोलते हैं, प्रतिमा कह रही हैं. अमरेश, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है भाई? हैं, आई हैव नो क्वालिटी सर. रविंद्र इज प्रिपरेइंग फॉर एसएसबी. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात. थोड़ी बहुत मुलाकात खुद से जरूरी है. एंड अगेन एक छोटी सी बात और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए. तो ध्यान से बात को सुनिएगा, क्योंकि हम जब इस फील्ड में हैं, हम जब स्पोकन की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की बात कर रहे हैं, अपने को पॉलिश करने की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे दूसरों के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है उसका बड़ा रोल हो जाता है. बट एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ लो आप कि कोई आपके बारे में क्या राय रखता है, ये डिपेंड इस पे करता है कि वो आपको कितना जानता है. तो अगर कोई कभी आपको ताड़ के पेड़ पे चढ़ा दे तारीफ कर करके, हैं कि भाई तुम तो बहुत फौलादी हो, तुमसे जैसा खतरनाक आदमी मैंने देखा नहीं, क्या इंसान हो तुम, तो कभी भी चढ़ नहीं जाना हमें, मतलब ताड़ के पेड़ पे. और ना तो कोई अगर गिराने की कोशिश कर रहा है
जैसे हमारे एक मित्र ने यहाँ लिखा कि उनके अंदर खतरनाक पावर, वो डिमोटिवेट भी कर सकते हैं किसी को। तो ऐसी पावर बहुत सारे लोगों में होती है, बहुत सारे लोगों में होती है कि आपको ऐसे लगने लगेगा यार मेरा तो मतलब इस धरती पे रहने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का, मैं इतना नालायक, इतना नकारा। ऐसी फीलिंग भी लोग आपको दिला सकते हैं, एंड पीपल आर गुड एट दैट। पीपल, सिस्टम, सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये दोनों चीजों में अच्छे हो सकते हैं। तो एक बार बहुत क्लैरिटी से इस बात को समझ लेना है कि हम सबसे अच्छा अपने आप को हम ही जानते हैं। आया ना? आपके मित्र आपके बारे में क्या राय रखते हैं, आपके रिलेटिव क्या राय रखते हैं, दोस्त क्या राय रखते हैं, माता पिता क्या राय रखते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने उनको कितना अपने आप को जानने के लिए अलाउ किया है। वो जितना आपको जानते हैं उसके अनुसार अपनी राय बना लेते हैं। आया ना? अब देखो, जैसे एक बहुत छोटी सी गलती हम करते हैं, जब हम किसी खास जगह के लोगों से मिलते हैं, जैसे मान लो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई महाराष्ट्रियन आदमी मिल गया, कोई या कोई मराठी मिल गया, मतलब उस लिहाज से आप कहें बंगाली मिल गया, कोई बिहार का रहने वाला मिल गया, कोई यूपी का रहने वाला मिल गया, कोई उड़ीसा का मिल गया। अब वो एक इंसान से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन आप ऐसे क्या कहने लग जाते हैं, यार मराठी लोग ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे होते हैं, फॉर दैट मैटर बंगाली लोग ऐसे होते हैं, गुजराती लोग ऐसे होते हैं। दिस इज समथिंग विच इज इनकरेक्ट। You met one person from that particular place, that does not mean that you can generalize that thing to all the people belonging to that particular identity. This is something which is wrong. और ये चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। कोई हमारे बारे में कोई एक बात जानता और उसके आधार पे हमें पूरी हमारी पेंटिंग बना देता है। आया ना? अब मान लो तुम्हारी पेंटिंग बनाने के लिए 10 रंग चाहिए। There are 10 colors required to paint your picture, but the person who is making your paint, the person who is making your painting, actually making your portrait, उसके पास सिर्फ हैं ही 5 कलर। तो जाहिर तौर पे वो आपकी पिक्चर उन्हीं 5 रंगों से बनाने वाला है। आया ना? Now it is your बेवकूफी, इट इज योर स्टूपिडिटी कि अगर उसके 5 रंगों से बनाए गए चित्र को आपने सत्य मान लिया कि भाई इन्होंने बनाया है, इतना एक्सपीरियंस है इनको, उम्र में बड़े हैं, सही ही बनाया होगा, मैं हूंगा ही ऐसा। ऐसे नहीं सोचा जाता। वही वाली बात कि कोई कैसे आपको डिफाइन कर रहा है, डिपेंड करता है कि वो आपको कितना जानता है। तो अपने साथ ईमानदार रहिए। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस डिस्कशन। बी 100% ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, because you know yourself the most, right? बाकी लोग कितना जानते हैं वो डिपेंड किया है कि आपने उनको कितना जानना अलाउ किया है। ऐसा नो? तो अपने साथ ईमानदार रहिए। आप स्किल्स की क्लास में हैं, बेहतर होने की क्लास में हैं, और अपने पॉजिटिव्स को भी जानिए, अपने नेगेटिव्स को भी जानिए, जिसको हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बोलते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे आंसर करना है, जैसे हम यहाँ पे एक मैडम ने लिखा हार्ड वर्किंग, तो ये सब खतरनाक शब्द हैं, इनसे बचना चाहिए इंटरव्यूज में। कैसे बचना चाहिए, कैसे आंसर दोगे, वो आगे बताऊंगा मैं। आ जाओ, अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। कल हम कहां तक पहुंच चुके थे? कॉम्प्लीमेंट्स तक पहुंच चुके थे क्या? 3rd तक पूरा कर लिया था ना? आई होप सो। एडिंग डिस्क्रिप्शन टू योर सेंटेंसेस, यहां से हमें शुरुआत करनी है। ओके स्तुति, आई विश अ स्पीडी रिकवरी टू योर ग्रैंडफादर। चलिए आ जाओ। तो अब हमने देखा था, जैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप, तो आज आपने में से कुछ लोगों ने आंसर किया फाइन, कुछ लोगों ने पूरा थोड़ा सा सेंटेंस भी बनाया। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि अब हम कैसे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू अ सिंपल सेंटेंस इन 2 वेज। कैसे भाई? या तो आप एडजेक्टिव ऐड कर दो वहां पे, या एडवर्ब ऐड कर दो। इससे आपकी बात में 4 चांद लग जाता है। मैंने कहा भी कि यही 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं विच आर मॉडिफायर्स। Let's look at an example using a sentence we started before but we didn't finish. She wants, पीछे हम वही कर रहे थे। She wants आपने लिखा। Actually you should do some work, pause the video and finish this sentence in 3 different ways. Start again when you have your answers, right? So अब मैं चाहूंगा कि आप she wants को पूरा करिए। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी गई क्योंकि ये पीडीएफ भी आप तक पहुंचेगा। She wants के बाद हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर आपको कुछ सहूलियत चाहिए तो यहां पे देखो लिखा हुआ है, he wants to buy a new car. Now let's add some description using adjectives and adverbs, right?
Can you see how you could add adjectives to this sentence? She wants to buy a new car. Now this new is what? It's an adjective. She wants to buy a second hand car. Again, this is what? It's an adjective. She wants to buy a red car. Again, red is what? Adjective. It's color, right? Which is describing the noun car. तो ये आप क्या देख रहे हो कि भाई अब आपने उसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बेहतर कर लिया, ठीक है? नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, अब आपने उसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया, उस कार के डिस्क्रिप्शन को बताने लग गए कि इट्स अ न्यू कार, इट्स अ सेकेंड हैंड कार, राइट? इट्स अ रेड कार, ब्लू कार, व्हाटसोएवर. हाँ जी, वेरी गुड. शी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, शी वांट्स अ न्यू हाउस. मोनिका इज सेइंग शी वांट्स टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. वेरी गुड. She wants to speak like Satyendra sir. He wants to write his autobiography. She wants to look beautiful. She wants to be beautiful. She wants to love me. दिनकर कह रहे हैं she wants to marry with him. Okay, very good. तो अब यहां से आप, लेकिन अब आप देखो यहां पे जो भी आपने लिखा है, ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या है, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आ गए. जैसे था कि she wants to buy a car, but again now you are kind of describing the car. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Could you add adverbs to these sentences to add some details? अब देखो यहां पे adverb आ गया. Apparently she wants to buy a new car. Apparently she wants to buy a new car. So this apparently is what? It's an adverb. She wants to buy a second hand car next month. Right? Now this next month is what? This is adverb of time. You are giving the information about the बाइंग टाइम एक्चुअली, कि वो अगले महीने एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू बाई अ रेड कार फॉर हर पेरेंट्स, राइट? सो अब सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा और लंबा करने लग गए कि भाई क्यों खरीदना चाहती है, किसके लिए खरीदना चाहती है. देन फॉर हर पेरेंट्स. कैसी कार? देन रेड कार. सो उसी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव और एडवर्ब को लगा करके सेंटेंसेस बड़ा करते हैं, उसको और बेहतर करते हैं, ठीक है? तो जो हमारी सेंटेंस को बनाने में जो गरीबी आती है कि मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ कि और क्या ऐड करें, तो वहां पे आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के सहारे जो है वो चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क पता है आपको? एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचान लेते हो? थोड़ा सा काम कराऊं यहां पे, टेस्टिंग आपकी. If I ask you, she has enough intelligence to understand this. And she is intelligent enough to understand this, right? To understand it. If I ask you, in both the sentences, word enough is common. What is the grammatical profile of enough in the first and second sentence? कहां पे ये adjective है, कहां ये adverb है, ये बताओ मुझे. किसमें adjective है, किसमें adverb है? So ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स वी हैव सम परसेप्शंस अबाउट एडवर्ब कि एल वाई लगा हो तभी एडवर्ब बनता है. इट्स नॉट लाइक दैट. इवन द सेम वर्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ. Yes, absolutely. So here the word intelligence is what? The word intelligence is abstract noun, and whatever comes before noun and modifies that is called adjective, and enough is what? It is an adjective of quantity, because intelligence is abstract noun, you can't give number to that. But here she is intelligent enough. Intelligent word is what? It's an adjective, right? And whatever describes or modifies adjective is called what? Adverb. And this is called what? Adverb of degree. तो ये आपको समझ होनी चाहिए, राइट? मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब एंड एडवर्ब। अब यहां से जिम्मेदारी आपको क्या समझ आती है कि एडजेक्टिव का काम अपने से ऊपर वाले दोनों को डिस्क्राइब करना है। सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, एंड एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन rest of the parts of speech is modified by what? Adverb. So adverb modifies an adjective, adverb modifies a verb, and adverb modifies the another adverb in the same sentence as well. So जिन लोगों की ग्रामर थोड़ी सी हिली है उनके लिए बता देता हूं। जैसे अब देखो एडवर्ब के तीनों रोल, क्योंकि ये भी बहुत गहराई से बैठा होता है, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपने कहा कि he sings melodiously, she sings melodiously, right? Next one, she sings quite melodiously, and she is a very melodious singer. She is a very melodious singer. So now what you see, आपको ये तीनों रोल यहाँ पे नजर आ रहे हैं साफ साफ। पहले वाले में मेलोडियसली एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को। यानी फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब वर्ब को कर रहा है। शी सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली, melodiously is already an adverb of manner. It talks about how. If someone asks you how does she sing, answer is what? She sings melodiously, right? So melodiously is adverb of manner, and here the quite is also adverb, and this is adverb of degree. It is actually enhancing the intensity of this manner. So एक एडवर्ब उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। क्वाइट भी एडवर्ब है, मेलोडियसली भी एडवर्ब है, और क्वाइट जो है वो मेलोडियसली को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री इनहेंस कर रहा है। सिंगर इज नाउन, मेलोडियस इज व्हाट? एडजेक्टिव। Whatever comes before noun modifies that is called adjective, and this very is what? This very is adverb, right? This is adverb of degree. It is again enhancing the degree. So यहां पे एडवर्ब क्या काम कर रहा है? एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये तीनों एरो यहां पे जस्टिफाई हो गए। एडजेक्टिव को तो आप अच्छे से पहचानते हैं, राइट? सो डोंट एवर हैव दिस पर्टिकुलर कंफ्यूजन। और एडवर्ब में एडवर्ब इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट, राइट? एडवर्ब की पूरी कहानी जो है वो प्लेसमेंट के आसपास घूमती है। आपको याद होगा पहली क्लास हमारी, जहां पे हमने सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स पे ओकल स्ट्रेस दिया था, याद आ रहा है? आया ना? कि शी अवॉइडेड मी। अब इसी को आप कैसे कह रहे हैं? शी अवॉइडेड मी, शी अवॉइडेड मी, यू नो, उसने मुझे अवॉइड किया। यहां पे शी पे जोर था। शी अवॉइडेड मी, I visited her place, but she avoided me. Here, focus was on what? Avoided. She avoided me. अब उसी बात को अलग अलग शब्दों पे जब स्ट्रेस दे रहे हो तो मीनिंग पूरी, मीनिंग नहीं, खासतौर से जो इमोशन आप इमोट करना चाहते हैं उसमें पूरा बदलाव आ जा रहा है। और ये स्पीकिंग में हमें सीखनी है। वी आर नॉट अबाउट कि जस्ट अंग्रेजी में सेंटेंस बोलना है। तो वो काम देखो एडवर्ब में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपने मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है फाउंडेशन बैचेस में तो आपने देखा होगा। किसी को याद आ रहा है एग्जाम्पल ओनली का? ओनली की प्लेसमेंट के साथ ओनली ही सॉ मी, he only saw me, he saw only me. So इससे क्या पता लग रहा है कि अब आपका फोकस बदल रहा है। ई के पहले यहां ओनली आया हुआ है, लाइक ओनली ही सॉ मी, नो वन एल्स कुड सी मी, कोई और नहीं देख पाया मुझे। ओनली ही सॉ मी, सिर्फ उसने देखा। उसके बाद अगला क्या है? ही ओनली सॉ मी नाउ। अब ये सॉ वर्ब है, वर्ब से पहले ओनली आ गया। तो ओनली की एक खासियत होती है कि भाई जिस शब्द के पहले आप उसको लगाते हो वो उसको लिमिट कर देता है, मतलब वो उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्पोकन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब he only saw me, he only saw me means what? Now the stress is on what? Stress is on saw. saw क्या है? verb है. इसका मतलब उसने इस verb के अलावा और कुछ नहीं किया. जैसे तुमको किसी ने देखा, लेकिन देखने के बाद उसने ना तो तुम्हें ग्रीट किया, ना कोई बातचीत की, ना हालचाल पूछा. ही ओनली सॉ मी एंड ही सॉ ओनली मी. ही सॉ ओनली मी. उसने देखा सिर्फ मुझे, मेरे अलावा वो किसी और को नहीं देख पाया. So in adverb, this is something that is really important, that where you are placing that particular adverb, right? आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा जब थोड़ा सा और एडवांस्ड स्टेज में हम जाएंगे. Like there are misplaced modifiers. ये बहुत कॉमन है, लोग बोलने में भी इसका बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं. जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का आप यूज बहुत देखते हो. पेपर में भी इससे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बट बोलने में तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. वो कहाँ पे लगाना है उसमें लोग गड़बड़ कर देते हैं. अब जैसे मैं बोलूं कि आई नॉट ओनली विजिटेड दिल्ली बट ऑल्सो मुंबई. सो यू मे फील that while I'm making this statement, this is absolutely correct, and you got the sense as well कि मैं दिल्ली नहीं, मैं मुंबई भी गया, but grammatically this sentence is incorrect. I not only visited, I said, which is incorrect. I visited not only Delhi but also Mumbai. So सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई भी. So whatever word you are putting after not only and but also, those words should have same grammatical profile. So if you are writing a proper noun after not only but also के बाद भी proper noun आएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक के साथ वर्ब लग गया not only visited और वहां लगा दिया but also मुंबई. So these are subtleties what you need to think of जब आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं. लंबे सेंटेंसेस में जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको देखना पड़ता है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज आता है कि आप उसकी प्लेसमेंट सही लिखें. लेट मी राइट यू अ सेंटेंस. I kept the medicine in cabinet. That was prescribed to me. Now this is a sentence, right? क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? कैबिनेट का मतलब क्या हो गया? जो जैसे घर में ड्रॉर होती है जहां पे आप अपना सामान रखते हैं, अलमेरा, कैबिनेट उसी को कहते हैं. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस? Rachit is saying it's wrong. So how will you correct Rachit? Raghuveer, you are not able to read it out? Very good, Rashmi. I kept the medicine that was prescribed to me in cabinet. Yes. So here the problem is in what? The problem is in this particular clause. And this is what? This is called adjective clause. This is adjective clause. मैंने वही कहा ना कि हमें sentences लंबे लंबे मिलते हैं, बोलने में भी, पढ़ने में भी, एंड बोलने और पढ़ने में आपकी आवाज में भी ऊपर नीचे आना होता है जब आप एडजेक्टिव क्लॉजेस की बात करते हो, या रिलेटिव क्लॉजेस जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. और यहां पे क्या लिखा? आई केप्ट द मेडिसिन इन कैबिनेट दैट वाज प्रिस्क्राइब टू मी. दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. एंड इफ यू आर पुटिंग कैबिनेट बिफोर दैट मीन्स व्हाट? ये दैट इस कैबिनेट के लिए आया है. आपको कोई कैबिनेट थोड़ी प्रिस्क्राइब करेगा. डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि कैबिनेट. सो दिस होल क्लॉज शुड बी पुट आफ्टर मेडिसिन. यानी दैट वाज प्रिस्क्राइब टू मी, दैट शुड बी रिटन आफ्टर मेडिसिन. आई केप्ट द मेडिसिन, ऐसे बोलोगे. आई केप्ट द मेडिसिन दैट वाज प्रिस्क्राइब टू मी इन द कैबिनेट.
are in that cabinet. So that was prescribed to me is an extra information. ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, आपकी उस मेडिसिन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. उसमें चाहो तो खूब लिख लो, बहुत कुछ लिख सकते हो आप. और पता है इससे आपकी रीडिंग पे बहुत फर्क पड़ता है. रीडिंग का मतलब जब स्पीकिंग कर रहे हैं आप अखबार में देखें कई बार आपको मिलेगा कि किसी इंसान के नाम का इस्तेमाल किया गया, सपोज बराक ओबामा लिखा है, बराक ओबामा, एंड आफ्टर दैट दे विल पुट अ कॉमा, and then they will write all those designations, all those positions जहां पे बराक ओबामा रहे हैं, right? Former US president, senator or whatsoever, university professor and all. और उसके बाद पहली लाइन में लिखा बराक ओबामा, comma, and all the descriptions about Barack Obama, and then in the third line it is written had said. So the actual sentence is what? The actual sentence is Barack Obama had said. And whatever is written between Barack Obama and has is the extra information of Barack Obama. That's the parichay of Barack Obama. That's the information about Barack Obama. Sometimes that information is relevant, but most of the times that information is irrelevant. And when sentence becomes lengthier, lot of people face this problem in identifying that what is the subject and what is the verb. Because lot of information is given between subject and verb and about the subject. So while you are speaking that particular statement, आपकी स्पीकिंग से ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है कि yes, this is an extra piece of information about that particular person. It is written between two commas, right? And this is the extra information about that person. That should reflect while you are speaking, and that is why I keep on insisting you people कि भाई अखबार घर में पढ़ो आप, चाहे आपने लैपटॉप पे खोल के वेबसाइट पढ़नी है, न्यूज़पेपर हाथ में लेके पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी है, हमेशा बोल के पढ़ो. स्पोकन के बैच में आए हो, बोलना बहुत जरूरी है. मैं बार बार इस बात पे आपको याद दिला रहा हूँ कि चुप होकर के मत पढ़ो, शांत होकर मत पढ़ो, अपना कमरा बंद करो, अपना मोबाइल ऑन करो, एंड सामने कंटेंट लिखा हुआ है, राइट अप है, न्यूज आर्टिकल है, न्यूज स्टोरी है, रीड दैट आउट लाउडली. आपको अपनी आवाज, आपकी प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, ऊपर नीचे आवाज का जाना, सब कुछ क्लैरिटी से सुनाई देना चाहिए. एंड वीकेंड्स में ये काम आपने करना ही करना है. आप टेड टॉक्स पे जाकर के कुछ शशि थरूर साहब की कुछ वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ये कि आप जाकर के देखें, वहां पे टेड टॉक शशि थरूर डालोगे बहुत सारा आपको मिल जाएगा. वहां पे 2-3 हैं उनके टॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से वो ह्यूमर को ऐड करते हैं, या किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कैसे इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, कैसे विटिसिज्म लेके आते हैं. बोलना आपको बहुत जरूरी है. मेरे बोलने से आपको अंग्रेजी नहीं आएगी. डू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? तो बात समझ में आ गई ना कि एडजेक्टिव एडवर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड व्हाइल यू आर स्पीकिंग और राइटिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. And while I am saying adjective and adverb, it's not about just a word. It could be a phrase, it could be a clause. So when you get lengthy sentences, you will get a lot of adjective clauses. And those clauses are nothing but the extra information about the noun you are talking about in that particular sentence. Got it? Reading का काम हम आगे करेंगे, इसीलिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. आओ अब आगे बढ़ते हैं. You can see that adverbs can be single words or phrases. वही जो बात आपको बताई गई. अब आप ये कहते हो I met her yesterday. So yesterday is what? That is a word. So उसको adverb बोलोगे. But वहीं पे आप बोलो कि I met her last week. I met her a few months back. So now this a few months back is what? It's a group of 4 words. So this will be called what? This will be called phrase. And it is talking about the timing only. Yes or no? I met her a few months back. Right. So this is what? Adverbial phrase of time. तो वही यहां पे लिखा है कि सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. एडजेक्टिव्स कैन गो बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब और आफ्टर सम वर्ब्स. एडवर्ब्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन गो इन मेनी डिफरेंट पोजीशंस. जो मैंने आपको बात अभी समझाई है कि एडवर्ब की पोजीशनिंग बहुत तरह से हो सकती है. और एक बात जो द बॉटम लाइन रूल फॉर यूसेज ऑफ एडवर्ब इज व्हाट, कि भाई जिस वर्ड को तुम डिस्क्राइब करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, एडवर्ब को उसके बिल्कुल पास रखो. जैसे बहुत छोटा सा सेंटेंस है यहाँ पे कि मान लो अगर आप ये कह रहे हो कि आई ओनली हैव 2 hours. I only have 2 hours to complete this.
I only have 2 hours. आवर्स या हावर्स नहीं बोलते, दैट इज आवर्स. जब मैं बोल रहा हूं तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए. आवर्स. I only have 2 hours to complete this project. Now if I ask you, is the placement of adverb in this sentence correct? तो जो बेटा मेडिसिन नाउन है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे एडवर्ब कहते हैं. रचित, आप ही सवाल का जवाब भी दे रहे हो और आप ही गड़बड़ भी कर रहे हो. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब देखो, बोलने में क्या है कि बोलने में फ्लो में आप शायद ऐसा बोल सकते हैं और आपको यह भी लग सकता है कि दिस इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द प्लेसमेंट ऑफ ओनली इज इनकरेक्ट. Only should be placed over here. I have only 2 hours to complete this project. I have only 2 hours. So this only is used for to, not for have, क्योंकि have तो आपके पास main verb of position हो गया. तो लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है. यही है बस. आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं. मेरे पास सिर्फ है नहीं बोल रहे हो आप, मेरे पास है सिर्फ 2 घंटे. तो वो सिर्फ आया हुआ है किसके लिए? वो आया हुआ है आपके टू के लिए. तो ये बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखनी होती है एडवर्ब के हवाले से. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जैसे बात करो तो वो आपको पता है कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे लगानी है. अब आप अगर ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है ना. ही कम्स ऑलवेज ऑन टाइम. ही कम्स ऑलवेज ऑन टाइम. तो दिस इज व्हाट, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. तो यहां पे दिस इज इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद फ्रीक्वेंसी आ जाती है. बट ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम अगर बोल रहे हो आप तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, यानी जब बी फॉर्म का वर्ब लगा दिया तब आपका ऑलवेज यहां पे आ गया. ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम ड्यूरिंग हिज टेन्योर. सो यहां पे अगर बी इज एम आर वॉज वर आ गया तो ऑलवेज कहां पे आ गया? वो बाद में आ गया. राइट. वहीं पे अगर आपने हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का इस्तेमाल किया है, लाइक आई हैव ऑफन टोल्ड हर, I have often told him. So यहाँ पे have and told. Have is helping, told is main verb, and often is sandwiched between the two. So ये जो है कि एडवर्ब में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. कई बार डैंगलिंग मॉडिफायर के क्वेश्चन आते हैं एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर कि मॉडिफायर डैंगल कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये किसके लिए लगा हुआ है. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर में आपके पास फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड सब मिल जाते हैं. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. However, this is the important point. Using adjectives and adverbs like this does not change whether a sentence is complete or not. If you say he wants to buy a car, that's a complete sentence. You can add adjectives and adverbs to it to make it more detailed. तो बहुत सीधी सी बात है कि ये तो सिंपल सेंटेंस आपने बना लिया, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो गलत है. That is a complete sentence in itself. पूछ रहे सर आपके जैसे ग्रामर कैसे करें? बेटा पढ़ लो. आज वीओडी कोर्स भी अवेलेबल है, लाइव भी आ जाएगा बैच. आई वॉज प्लानिंग इंग्लिश मीडियम इंग्लिश स्पेशल बैच, और मैं सोच भी रहा था कि स्पोकन के बाद लेके आऊंगा मैं. सो बट दोज पीपल हु आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज बट दे आर नॉट प्रिटी मच क्लियर विद द वर्बल एप्टीट्यूड दैट व्हाट दीज एग्जाम्स टेस्ट एक्चुअली. सो उनके लिए मैं सोच रहा था कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश स्पेशल बैच. चलिए. Apparently she wants to buy a second-hand car for her brother. However, if a sentence is incomplete, then you can't make it complete by adding adjectives or adverbs. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. Adjectives and adverbs will not help you out in completing a sentence. It just kind of decorates the sentence. That gives you the extra information, right, about the words in that particular sentence. But वो complete करने का काम नहीं करते. He wants to buy. This sentence is incomplete. Adding adjectives and adverbs won't make it complete. देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, पहले आपको पूरा करना पड़ेगा. So at this point you can build a simple sentence. Now next let's see how you can combine these simple sentences into compound and complex.
आइए आगे बढ़ते हैं. हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज. आपने एक वर्ड से देख लिया सेंटेंस, राइट, जो इंपरेटिव है. देन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब. देन थोड़ा सा हम और आगे बढ़े, सेंटेंस को पूरा किया, कॉम्प्लीमेंट ऐड किया. कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अब क्या किया, उसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा दिया, तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया. अब एक सिंगल सेंटेंस हमें बनाने आ गया है. अब अगला स्टेज क्या है, that you should be able to combine two independent clauses because we have many thoughts in our mind, और उनको आपको कैसे ऐड करना है. लेट्स डिफाइन सम वर्ड्स. जिन लोगों की ग्रामर वीक है उनके लिए क्विक डेफिनेशंस हैं. कंजंक्शन नाम से जाहिर है, कॉन इज टुगेदर, जंक्शन का मतलब जोड़ना. सो कंजंक्शन इज समथिंग व्हिच जॉइंस टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर. All these words like and, but, if, although, because, therefore, unless, if are conjunctions. Next क्या है, compound sentence. A compound sentence contains two or more parts joined with a conjunction. These parts are called clauses. लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं. कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो दोनों क्लॉजेज होते हैं, those clauses will be of same grammatical stature. दोनों बराबर के लेवल के clauses होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में. आगे देखो लिखा हुआ है, an independent clause express a complete idea and could stand by itself. This is something which is really important. Independent clause and dependent clause. The understanding of dependent and independent will help you out in reading comprehension based questions as well. And you do know, whatever competitive exams you people are preparing for, there are sections of reading comprehension where you get a paragraph, passage, and there are questions based on that particular passage and you need to answer them. But you need to understand the fact that out of that whole passage there are paragraphs, and what are the relevant information in that particular passage and what are irrelevant. So most of the time dependent clauses are extra information, right? So that is not the relevant one. जैसे मैंने कहा कि बराक ओबामा had said, बराक ओबामा ने जो कहा है वो important बात है. बराक ओबामा का जीवन परिचय important नहीं है अगर उससे सवाल नहीं पूछा गया. और कई बारी इस तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं. और जो बिल्कुल नया नया पेपर पढ़ने वाला है या मान लो एग्जाम दे रहा है, पेपर राइट करने वाला है, जिसको इन सब चीजों की समझ नहीं है, उसको ये लगता है कि यहाँ पे लिखी हुई हर एक लाइन, हर एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं नहीं पढ़ा है, मैं मिस कर गया तो फिर तो गया काम से. तो ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन अ पर्टिकुलर पैराग्राफ व्हाट आर द डिपेंडेंट क्लॉजेज एंड व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपना मतलब बताने के लिए किसी और पे डिपेंड ना हो, वही लिखा है. एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया एंड कुड स्टैंड बाय इटसेल्फ. अपने आप में अपना मतलब बताने में सक्षम है, इसको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज वुड नॉट मेक सेंस इफ इट वर बाय इटसेल्फ. A dependent clause depends on an independent clause in the same sentence in order to have its meaning. तो ये बेचारा खुद नहीं खड़ा हो पाता, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. और देखो इनके नॉमेनक्लेचर में और भी टर्म्स आ जाते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज. ये भी इन्हीं का नाम है. तो कहीं पढ़ने को मिले तो परेशान मत हो जाना, ग्रामर में आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा. सो ये प्रिंसिपल और मेन, प्रिंसिपल का मतलब भी मुख्य हो गया, ये मेन क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, चौड़े में रहता है. इसको अपना मतलब बताने के लिए किसी और पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती. एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज आर आल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. They are also called subordinate. They are junior ones. They are not able to put forward their own meaning by themselves. उनको डिपेंड होने की आवश्यकता होती है. अब आइए, let's see some examples. She runs around the park every morning. So she is in pretty good shape. अब सेंटेंस बड़ा हो गया. She runs. अब देखो हमने कहां से शुरुआत की थी, यहीं से शुरुआत की थी ना, कुछ इस तरह का. शी रन्स, शी वॉक्स है, समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल बेसिक से. अब क्या हो गया, शी रन्स अराउंड द पार्क. दिस इज व्हाट, एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहां दौड़ती है ये बता दिया तुमने.
एवरी मॉर्निंग क्या बता दिया तुमने, टाइमिंग बता दी, फ्रीक्वेंसी बता दी, ये भी एडवर्ब हो गया, आया ना। तो एक क्लॉज ये हो गया, शी रन्स अराउंड द पार्क एवरी मॉर्निंग एंड सो शी इज इन प्रिटी गुड शेप, और इसीलिए वो बहुत अच्छे शेप में है, हेल्दी है, स्वस्थ है। शी लाइक्स एप्पल्स बट शी हार्डली एवर ईट्स देम, उसको एप्पल्स पसंद हैं लेकिन वो उनको ना के बराबर खाती है। हार्डली का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, हार्डली का मतलब मेहनत से नहीं होता, ये हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सब क्या बताते हैं, स्कैर्सली, ये निगेशन का सेंस रखता है। यू शुड राइट टू हिम एंड थैंक हिम फॉर द प्रेजेंट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे एंड लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, सो लगा हुआ है। There are simple examples of compound sentences. These are simple examples of compound sentences. और यहां पे देख लो ये स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंजंक्शन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, यही स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का। इसमें मैंने आपको इसीलिए कहा कि कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड विद टू क्लॉजेज ऑफ सेम स्टैचर एंड बोथ द क्लॉजेज विल बी इंडिपेंडेंट। दोनों के दोनों मेन होते हैं, दोनों के दोनों अपना अलग मतलब निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं कि she is intelligent but she could not perform well, but she could not perform well, right? तो अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, this is again what, this is the example of compound sentence because she is intelligent is one clause and she could not perform well is another clause, and these two clauses are joined by conjunction but both the clauses are absolutely able to put forward their respective meanings. Yes or no? दोनों अपना मतलब बता रहे हैं। वो समझदार है, she is intelligent, बुद्धिमान, she could not perform well, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, and because both the clauses जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो contrasting हैं, that's why आपने यहाँ पे but लगाया हुआ, because if she is intelligent what is expected of her, that she would perform well, but she could not perform well this time, right? Although she is intelligent, तो यहाँ पे contrast हो गया। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर लेवल के हैं। You generally need a comma at the end of the first clause, जैसे यहाँ पे comma लगा दिया before the conjunction, but comma rules are quite flexible in English, so you won't always need a comma. मैंने वही कहा, पंक्चुएशन पे भी आपका एक सेशन लूंगा मैं आगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉमा से बस ये फर्क पड़ता है कि आपकी आवाज में एक ब्रेकिंग आनी चाहिए, और भी बहुत सारे फंक्शन है, तो यहाँ पे कॉमा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, दोनों ओके है, कोई बात नहीं, बट बोलने में आपको ये ध्यान जरूर रखना है, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट शी कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम। अब उसी टोन में, उसी स्ट्रेस में आप नहीं बोलोगे शी इज इंटेलिजेंट बट शी कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम, शी इज इंटेलिजेंट बट शी कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम, शी कुड नॉट परफॉर्म वेल दिस टाइम। सो ये ट्रांजिशन पता लगना चाहिए। अगर मान लो वहीं पे एंड लगा होता है, he has been an intelligent student throughout his academics and he has topped this exam as well, right? Or he has got the first rank. तो अब यहाँ एंड के साथ आप दोनों जोड़ रहे हैं क्लॉजेस, और दोनों सेम तरीके के हैं कि अपनी पूरी एकेडमिक्स के दौरान वो एक अच्छा विद्यार्थी रहा है और इस एग्जाम में भी उसने टॉप किया है। तो ये दोनों बातें मिल रही, दैट इज वाई एंड आ गया। अगर दोनों बातों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, बट लगा लिया आपने। सो शी रन्स अराउंड द पार्क एवरी मॉर्निंग सो शी इज इन प्रिटी गुड शेप। व्हिच वर्ड इज द कंजंक्शन? द कंजंक्शन इज सो। You can split this sentence into two full meaningful sentences. She runs around the park every morning, so she is in pretty good shape. जो मैंने वही कहा कि आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं और दोनों अपना अपना मतलब अलग अलग बता पाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में यही होता है कि आप दो, या कई बार ऐसा भी होता है दो से ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है लिखने या बोलने में कि अगर आपका सेंटेंस ज्यादा लंबा ना हो तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? क्योंकि आप अगर बहुत लंबे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करते हैं तो जो आपका रीडर होता है या लिसनर होता है, that person gets a bit confused that what you want to say, and that is why those people who are preparing for CAT, JET, IFT or any leading management exams, or for that matter GMAT,
जो आपको आरसी के पैसेजेस आते हैं, कई बारी सेंटेंसेस लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं। वो इसीलिए होते हैं बिकॉज आप लीडिंग मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आपके दिमाग की दही करनी है। सो द जो हार्ड इंग्लिश है, डिफिकल्ट इंग्लिश है, जिसको हम चौथा लेवल बोलते हैं एक तरह से, तो वहां पे ये चीजें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। दैट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, right? And even in my critical reading assignment, I give you those kinds of sentences or paragraph where you are aware of the meaning of all the words given in that particular sentence. Still, you are not in the position to understand that what that line is trying to say. How many of you remember that sentence? बहुत सारे हो सकते हैं पुराने लोग भी हों इस बैच में। याद आ रहा है किसी को वो सेंटेंस जहां पे आपको हर एक शब्द का मतलब पता है, बट फिर भी आप हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाते? तो ऐसे भी सेंटेंसेस आपके लिए बनाए जा सकते हैं। किसी को याद आ रहा है? If you denied that, I am yet to read this novel, then I would be inclined to dismiss any claim that you are reluctant to obfuscate the truth. And now this is a sentence. And if I ask a simple question based on the understanding of this statement, और वो question क्या है? Did I read the novel? And definitely the answer of this question will either be yes or no. And you know, I have been asking this question for the last at least 7 years, 7 to 8 years. जब भी हम आरसी की शुरुआत में करता हूं अपनी क्लास में, तो मैं ये एहसास कराता हूं, जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि मैं अखबार क्यों नहीं पढ़ता, मैगजीन क्यों नहीं पढ़ता, बिकॉज द चैलेंज इज वोकैबुलरी, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, और अगर मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो देयर आई ऑलवेज एनकाउंटर विद सर्टेन वर्ड्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ, फिर मेरा मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है। मैं उनको इस बात का एहसास कराता हूं कि मैं तुम्हें आज बताता हूं कि तुम्हें वोकैब भी पता होगी, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्थ लेवल ऑफ इंग्लिश, व्हाट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014। कैट और जीमैट से ही मैंने करियर की शुरुआत की थी। ये जो देश के दुनिया के टॉप एग्जाम्स हैं, जहां पे लिटरली अंग्रेजी का लेवल टेस्ट होता है आपका, तो ये एक सेंटेंस, दिस इज नॉट अ पैराग्राफ, you just have one comma out here, right? And when you make this excuse कि सर vocab is a challenge, कौन सा वर्ड का मतलब तुम्हें नहीं पता, डिनाई नहीं पता है तुम्हें, यार obfuscate is the only word जो कि एक बच्चे को ना पता हो, बाकी तो कोई शब्द इसमें मुश्किल नहीं है। obfuscate का मतलब मैं बता देता हूं, obfuscate का मतलब to hide होता है, छुपाना। So यहां पे अब आपको ये समझना है कि रिलक्टेंट का मतलब आप जानते ही, अनविलिंग फिजिक्स में पढ़ते हो, रिलक्टेंस, सारे शब्दों का मतलब पता है, बट वही चीज है ना कि इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग, जहां पे आपको खाना पका के नहीं दिया जाता। अखबार में आप देखते हैं जो सप्लीमेंट्स होते हैं, आपका मन उधर क्यों भागता है? सबसे पहले HT सिटी, डेली टाइम्स, क्यों उधर जाता है? क्योंकि जो मेन न्यूज़पेपर है, एडिटोरियल सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, वर्ल्ड न्यूज, यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन, बट यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, जहां मसाले वाली खबरें हैं। बिकॉज हमारे दिमाग को एक्टिव रीडिंग करने के लिए अगर आप प्रेरित खुद नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा, वो थकता है बेचारा। अब कौन दिमाग की मगजमारी करे, इस बात को समझने की कोशिश करे? इफ यू डिनाइड दैट आई एम येट टू रीड दिस नॉवेल, पहले इसको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा कि अच्छा हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, इस पार्ट का क्या मतलब हुआ, इस क्लॉज का क्या मतलब हुआ। इफ यू डिनाइड दैट आई एम येट टू रीड दिस नॉवेल, येट टू रीड का मतलब मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, और तुम इस बात से इनकार कर रहे हो, यानी तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैंने नॉवेल पढ़ी है।
तो इसका मतलब ये हो गया, इफ यू सेड दैट आई हैव डन विद दिस पर्टिकुलर नॉवेल, बट इस बात को सरल शब्दों के बजाय ऐसे कहो, दो दो नेगेटिव वर्ड डिनाई एंड येट टू रीड, दोनों नेगेटिव ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया, बात पॉजिटिव हो गई। तो ये और हाई लेवल पे जब इंग्लिश आपको परेशान करने के लिए दी जाती है तब वहां पे आता है। एनीवे, तो आपको बात समझ में आ गई। अब आ जाओ, यू कैन कीप एडिंग कंजंक्शंस एंड क्लॉजेस फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। शी लाइक्स एप्पल्स बट शी हार्डली एवर ईट्स देम and she doesn't earn much money, so she has to be careful how much she spends on groceries, and fresh food is generally more expensive than canned or frozen produce, and so and फिर लाभ 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 लाभ। तुम बातों का अंत नहीं कर सकते, खूब चाहो लिखते जाओ। यही हमने कहा कि कीप एडिंग कंजंक्शंस एंड क्लॉजेस फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, लेकिन क्या है, ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज यू कैन इट डजंट मीन इट्स अ गुड आइडिया। आप कर तो सकते हैं, ग्रामर में उसकी कोई मनाही नहीं कि आप कंजंक्शन लगाते जाइए, ऐड करते जाइए क्लॉजेस, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन एक अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज द पर्सन हु इज रीडिंग और लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टफ विल गेट कंफ्यूज्ड कि भाई कहीं तो विराम लगाओ तुम। इसीलिए लिखा है, सेंटेंसेज विद टू मेनी क्लॉजेस आर डिफिकल्ट टू फॉलो, द पर्सन हु इज रीडिंग दैट विल नॉट बी एबल टू फॉलो द सीक्वेंस। So it's generally better to limit your compound sentence to 2 or maximum 3 clauses. तो compound sentences दो बराबर के लेवल के clauses से बनते हैं, और कोशिश ये करिए कि maximum 3 तक जाइए, उससे ज्यादा clauses add करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो काम खराब कर देगा। अब आओ, how to make complex sentences with dependent clause. Dependent clause आपको बता दिया, is a part of a sentence which would not make sense by itself. Let's see an example. If you work hard, you will succeed. बचपन से ये लाइन पढ़ रहे हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, ये तो मतलब बता रहा है, बट इफ यू वर्क हार्ड को अगर सिर्फ पूछा जाए तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, अगर तुम मेहनत करते हो, यदि तुम मेहनत करते हो। तो क्या होगा भाई मेरे साथ, अगर मैं मेहनत करता हूं, मीन्स व्हाट, दैट दिस पार्ट इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स मीनिंग, इट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज यू विल सक्सीड। तो यू विल सक्सीड पे निर्भर है, ये यू विल सक्सीड पे निर्भर है, अकेले इसका पूरा मतलब नहीं निकलेगा। अगर तुम मेहनत करते हो से तो कोई बात नहीं बनने वाली, बट अगर तुम मेहनत करते हो, तुम सफल होगे, तब जाकर के इसका सेंस समझ में आया। वही लिखा है, दिस शॉर्ट सेंटेंस हैज 2 क्लॉजेस, वही जो बातें आपको बताई मैंने, वही एग्जांपल है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, दे आर लिंक्ड विद द कंजंक्शन इफ, ये कंजंक्शन इफ के साथ कनेक्टेड है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि इफ कंजंक्शन है, बीच में आना चाहिए, तो साहब बीच में लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, the first clause, if you work hard, is dependent. It does not make sense by itself. It only makes sense and has any meaning if it is attached to the independent clause. तभी इसका मतलब निकलेगा। Let's see some other ways to build complex sentence with dependent clauses. अब देखो, ये कुछ और कंजंक्शन देके आपको एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे if you are late, I will leave without you. अगर तुम लेट हो जाते हो तो मैं तुम्हारे बिना निकल लूंगा। Although she spends a lot of time at work, she doesn't get much done. यहाँ although के साथ बना लिया। I won't do it unless you come with me. अब देखो, unless यहाँ बीच में आ गया। We can meet wherever you want. हम वहां मिल सकते हैं जहां भी तुम चाहो। तो ये ध्यान में रखना है कि कंजंक्शन से आप सेंटेंस शुरू भी कर सकते हैं, कंजंक्शन बीच में भी आ सकता है। When you start the sentence with the conjunction, you use comma. जैसे यहाँ देखो कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा लगा है, और जब कंजंक्शन बीच में आता है तो कॉमा नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे आप इसको ये कह सकते हैं, वेयर एवर यू वॉन्ट वी कैन मीट, राइट। जैसे वो वोडाफोन का पंच लाइन था ना, जो हम देखते हैं, यूज भी कराता हूं मैं क्लास में, वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू। सो ये क्या है, ये पंच लाइन होता था वोडाफोन का काफी पहले, वो पपी दौड़ता हुआ आता था उस एड में। तो तुम जहां भी जाते हो हम तुम्हारा पीछा करेंगे। अब देखो, वेयर एवर इधर आ गया तो कॉमा लग गया, अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हो, वी विल फॉलो यू वेयर एवर यू गो। So all these sentences are example of complex sentence. Often you can change the order of 2 clauses if you want. So you can say, वही जो मैंने आपको कहा, आप if यहाँ लगा लीजिए, if you were late, I will leave you without you. I will leave without you if you are late. तो वही वाली बात, कंजंक्शन से शुरू किया तो कॉमा लग गया, जब कंजंक्शन बीच में आ रहा है तो कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है। What other common ways are there to build complex sentences with dependent clauses? Another common structure is relative clause. जहां आप relative pronoun का इस्तेमाल करते हैं। देखो, that's the guy who shouted at me. I have no idea what is going on. They gave us a cake which was made from dried beet root. Right? तो आप इनके
जरिए भी हु है, विच है, व्हाट है, whom है, राइट, ही इज द पर्सन whom I met yesterday, राइट, ही इज द पर्सन whom I met yesterday, यही वो आदमी है जिसको मैं कल मिला था। तो दिस इज व्हाट, इन सारे केसेस में आप क्या देख रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बनाते हैं। The dependent clause goes after the independent clause. Sometimes the conjunction can be left out. अब देखो बोलने में ये भी होता है कि आप ये पूरा ना बोलो, जैसे यहाँ पे he said that he would be here, he said he would be here. So बोलने में that जरूरी नहीं है कि आप बोलें वहां पे he said he would be here, ये ऐसे भी कहा जा सकता है। वही यहाँ पे लिखा है sometimes the conjunction can be left out. Conjunctions which can be left out are that को भगा सकते हो, who भगा सकते हो, which को हटा सकते हो in some cases, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या कहा वो आगे यहाँ पे दिया है। अब पूरे सेशन में क्या किया है उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। Let's review what you have learned in this session. You can build a very simple sentence with just a verb. वर्क सबसे पहला हमने यही देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जिनके हाथ बहुत तंग है, यू कैन ऐड अ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ही वर्क्स इन अ जू, राइट, कहाँ काम करता है वो बता दिया आपने। यू कैन यूज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू ऐड डिस्क्रिप्शन, अपैरेंटली ही वर्क्स इन अ प्राइवेट जू, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब एंड दिस प्राइवेट इज व्हाट, इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज you can make a complex sentence by adding a second independent clause with a conjunction. Apparently he works in a private zoo, so she must know a lot about animals. Yes, she नहीं है, this is he. So he must know a lot about animals. You can also make a complex sentence. This is not complex, typing error है, this is compound. Second independent clause लिखा है ना, तो यहाँ पे ये compound है। You can also make a complex sentence by adding a dependent clause. वहां independent था। Apparently he works in a private zoo, so he must know a lot about animals. Which surprises me because as far as I know, he studied electronics at university. Although I guess I could be remembering it wrong, you know. तो आप देखो इस पैराग्राफ को जब मैंने पढ़ा है तो ये पढ़ने का तरीका, अब ये एक लंबा सेंटेंस, हमने कहां से शुरुआत की और कहां तक पहुंच गए। So apparently he works in a private zoo, so he must know a lot about animals. Which surprises me because as far as I know, he studied electronics at university. Although I guess I could be remembering it wrong. जहां तक मुझे याद है वो तो यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा था, जू में काम कैसे करने लग गया। मैं गेस करता हूं कि शायद मुझे ही गलत याद आ रहा हो। तो ये आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे टेंस भी पढ़ाऊं आपको स्ट्रक्चर के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी मीन्स हिमांशु, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। While reading the major problem I used to face that understanding after reading. रीडिंग के लिए एक वीडियो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी पे अवेलेबल है, जाकर के देखिए। वहां रीडिंग का तरीका, रीडिंग के रिसोर्सेज, बहुत कुछ वहां बताए गए हैं। जो पैसेज मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है उसको भी वहां पे सॉल्व किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इंग्लिश एक्सपो, EXPO विद सत्येंद्र तिवारी, दिस इज द यूट्यूब चैनल। वॉच वीडियोज आउट देयर, आई थिंक मोर देन 150 वीडियोज आर देयर। तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, अदर थिंग्स, वो सब वहां पे अवेलेबल है। तो वहां पे जाकर के आप देखो रीडिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन आउट देयर इन द वीडियोज। ठीक है, सो किसी और का कुछ सवाल हो अगर, आप शायद कमेंट नहीं कर पाते हैं 6 बजे के बाद। चलिए, सो that's it for today's session, and in the next session I would start with the next topic after the sentence structure basic। आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। now it's all up to you कि आप कितना इस पे प्रैक्टिस करते हो, कितना बिल्ड करते हो। और हमेशा start talking about those stuff जिसके बारे में आपको कमांड है,
जो आप जानते हैं उसी के बारे में बोलने की कोशिश करिए सबसे पहले। डिफिकल्ट टॉपिक्स मत उठाइए, टॉक अबाउट योर सेल्फ ओनली, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपकी क्वालिटी के बारे में बताओ, तो उसी के बारे में बात करो कि हाँ कोई सामने मेरे बैठा है और मैं अपनी क्वालिटी के बारे में उसको इंग्लिश में बता रहा हूँ। So talk about yourself, talk about your area of interest. If there is a subject you have a decent command, talk about that, right? If you like, ये भी आपको कोशिश करनी है कि सपोज आप किसी टॉपिक को किसी को समझा रहे हो, कोई सब्जेक्ट उठा लो, मान लो यू हैव इंटरेस्ट इन फिजिक्स, यू हैव इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, यू नो, ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट है, आपको उसमें इंटरेस्ट है एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, या कोई इंग्लिश की एक लाइन है, कोई पोएट्री है, यू वांट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पोएट्री टू एन ऑडियंस, टू अ पर्सन, कोई भी काम कर सकते हो भाई। अगले 2 दिनों में ये प्रैक्टिस करो कि जब मंडे को मिलो आप तो मुझे थोड़ा और चार्ज अप होके मिलो, दैट यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ, दैट यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, whatever has been told to us, I am practicing those stuff and I am able to see the improvement within myself, right? So do these small things in order to improve yourself. Talk about that stuff where you have decent command. उसके बारे में बात करना शुरू करो, उसको रिकॉर्ड करो, उस वीडियो को देखो, एनालाइज करो, अपनी कमियां देखो। बाकी हम इस चीज जर्नी में एक एक चीजों को आगे बेहतर कर ही रहे हैं। अब अगला मैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है होपफुली उन क्लासेस को लूंगा, राइट, कि उनका क्या रोल है, कौन से वर्ड्स किन लेटर से एंड होते हैं, कहाँ जोड़ देना होता है, कैसे देना होता है, उसका जो पूरा साइंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और जो भी मित्र भाई बंधु हैं उनको बोल देना होपफुली शायद एडमिशन क्लोज हो जाए वीकेंड में, संडे तक, सो आई डोंट नो। तो जिसको भी अगर लेना होगा, और बहुत कुछ अभी आगे पिटारे में है, अभी तो बेसिक लेवल पे ही चल रहे हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। If the determinant of matrix is 0, then